से आतंक के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया है। मारे गए आतंकी से भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। वहीं एक आतंकी के जख्मी होने की खबर भी है और हम इस समय मौजूद हैं उसी जगह पर जिस जगह पर आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आपको बता दें, बीते कल आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें सेना के 5 बहादुर जवान शहीद हुए थे और एक जवान जख्मी हुआ था। और आतंकी जो है इन घने जंगलों में लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे, छिप रहे थे। जो आतंकी मारा गया है उससे बेहद ज्यादा हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। वहीं एक और जानकारी सूत्रों से मिली है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ मनोज पांडे जो हैं वो जम्मू आ सकते हैं, एक हाई लेवल मीटिंग कर सकते हैं। सुरक्षा बलों को यह पुख्ता इनपुट मिला था कि आतंकी जो है इस इलाके में छिपे हुए हैं और उसी बेसिस पर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों की ओर से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। मुठभेड़ कल शुरू हुई थी, अभी भी मुठभेड़ चल रही है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, राजौरी, कंडी। उत्तरी कश्मीर के कुंजर बारामूला इलाके में आज सुबह ज्वाइंट फोर्सेस ने एक मिलिटेंट विरोधी ऑपरेशन के दौरान लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक मिलिटेंट आबिद वानी को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया, जिसके पास से एक AK-47 राइफल और दूसरे गोले बारूद बरामद किए गए हैं। और कश्मीर घाटी के अंदर ये पिछले 3 दिनों के दौरान तीसरा बड़ा मिलिटेंट विरोधी ऑपरेशन किया गया, जिसमें 5 मिलिटेंट अभी तक मारे जा चुके हैं और 5 में से 3 स्थानीय कश्मीर घाटी के हैं। तो वही दूसरी तरफ जो 2 नियंत्रण रेखा में मत्सिल इलाके में मारे गए, उनके बारे में बताया गया है कि वो शायद पाकिस्तानी हो सकते हैं, क्योंकि वो पाक कब्जे वाले कश्मीर से घाटी के अंदर मत्सिल इलाके से घुसपैठ करते हुए मारे गए और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोले बारूद बरामद किया गया। और G20 बैठक जो श्रीनगर में हो रही है, उससे पहले पूरे जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है कि मिलिटेंसी के जो गतिविधियां हैं उनमें तेजी है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कंडी इलाके के घने जंगलों में सुरक्षा बलों की ओर से ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। आज इस ऑपरेशन त्रिनेत्र की जानकारी हासिल करने के लिए रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ जम्मू पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जम्मू पहुंचने के बाद राजौरी पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने जवानों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया और जवानों से कहा कि आप हौसले बुलंद रखिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। रक्षा मंत्री को सेना की ओर से इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल बताई गई और बताया गया ये जो ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर किस तरह की चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने पेश आ रही हैं। और आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है और जो बाकी आतंकी बचे हैं उन्हें भी जल्द जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, राजौरी, कंडी। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन के दौरान हिमाचल के भी 2 जवान शहीद हो गए हैं। इनमें एक अरविंद कुमार है जो कांगड़ा का रहने वाला है और इसी के चलते ही उसके गांव में इस समय मातम पसरा हुआ है और हर एक वो आंख नम दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह की अरविंद की यादें थी वो कहीं ना कहीं सामने दिखाई दे रही हैं। क्योंकि 2 बेटियों का पिता अरविंद अपनी छोटी बेटी का इलाज करवाना चाहता था, नाक का ऑपरेशन हो रहा था और यही कारण था कि बेटी को इलाज के लिए वो दिल्ली लेके गया और कह के गया था कि 2 महीने के बाद जब वो वापस आएगा तो बेटी का पूरा इलाज करवाएगा। लेकिन अब क्योंकि अरविंद शहादत का जाम पी गया और कल अरविंद का जो पार्थिव शरीर है उसके गांव पहुंचेगा और कल 11 बजे के करीब अरविंद का अंतिम संस्कार पूरी जो सरकारी सम्मान के साथ गांव में किया जाएगा। विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का आखिरी दौर एक तरह से शुरू हो गया है और अब बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिनों से लगातार मैदान में है और आज उनके कर्नाटक के 3 दिवसीय लगातार जो यात्रा है उसका दूसरा दिन है। आज वो कर्नाटक में भव्य रोड शो उन्होंने किया और 26 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में 19 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी से होकर उनका रोड शो गुजरा है। दरअसल
बेंगलोर का जो इलाका है उसमें कुल 28 सीटें हैं, जिसमें 13 सीटें कांग्रेस के पास, 11 सीटें बीजेपी के पास, 2 सीटें जेडीएस के पास हैं और 2 सीटें अन्य है। लिहाजा सत्ता तक यानी कि बहुमत तक पहुंचने के लिए बेंगलोर का जो शहरी क्षेत्र है और बीजेपी को शहरी पार्टी भी कहा जाता है, उस इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के प्रयास के तहत प्रधानमंत्री मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री 2 और कार्यक्रम कर रहे हैं। उनकी सभा शाम 4 बजे के बाद दोनों सभाएं होनी है। इतना ही नहीं, बीजेपी और भी पूरे नेताओं की फौज मैदान में उतार चुकी है और अब 8 तारीख तक चुनाव प्रचार होना है। उसके बाद 10 तारीख को मतदान है, 13 को काउंटिंग है, यानी 13 तारीख को परिणाम आएगा। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख के नजदीक आने के साथ ही वहां पर जुबानी आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं और इसी दौरान कांग्रेस की ओर से एक ऐसा ऑडियो क्लिप जारी किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि ऑडियो क्लिप में जो आवाज है वह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी की है और इस प्रत्याशी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की ओर से यह ऑडियो क्लिप जारी किया गया है, बाकायदा इसे सुनाया भी गया है और कहा गया है कि बीजेपी कर्नाटक में अपनी करारी हार को भांपते हुए अब इस तरह की बातों पर उतर आई है। उसके नेता सरेआम कर्नाटक के ही बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे को और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे हैं, जो कि कर्नाटक की जनता का ही एक तरीके से बड़ा अपमान है और बीजेपी के नेताओं की सोच किस तरह से है इसकी जानकारी देता है। फिलहाल तो कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को भुनाने में जुट गई है। उसका यही कहना है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी हार से बचने के लिए हर तरह की जोड़ तोड़ में जुट गई है और उसी के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके परिवार को इस तरह की जान से मारने की धमकी भी दी है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। कर्नाटक चुनाव प्रचार में कुछ ही दिन शेष हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की तरफ से आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हुबली में एक रैली को संबोधित करेंगी। इस रैली में सोनिया गांधी के साथ उनके बेटे राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि सोनिया गांधी करीब 4 साल बाद किसी रैली को संबोधित कर रही हैं। इससे पहले रायबरेली में 2019 में सोनिया गांधी ने एक रैली को संबोधित किया था। अगर हुबली के बारे में बात करें तो हुबली के आसपास का इलाका इस समय हिंदुत्व की राजनीति का प्रयोगशाला बना हुआ है। उधर बीजेपी की तरफ से कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में सबसे लंबा रोड शो कर रहे हैं। मैं अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान बजरंग दल को बैन करने के बयान पर साफ कहा है कि ये हिंदू आस्था के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। कर्नाटक चुनाव प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि मैं भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि उत्तर प्रदेश से यहाँ प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और सहयोगी हनुमान जी की इस धरा पर आया हूँ। योगी ने ये भी कहा कि यहाँ कांग्रेस ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है, केवल पीएफआई जैसे संगठन को बढ़ावा दिया गया है, समाज विरोधी गतिविधियों को बढ़ाया गया है। यहाँ दंगे और अराजकता के अलावा कुछ नहीं किया गया है, लेकिन मोदी के नेतृत्व में यहाँ विकास होगा। सीएम ने कहा कि कर्नाटक श्री हनुमान जी की जन्मभूमि है और वो राम जी के अनन्य भक्त थे, इसलिए दोनों राज्यों का अलग रिश्ता है। आज बजरंग दल को बैन करने की बात हो रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव ने भी कर्नाटक में 17 उम्मीदवार उतारे हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कर्नाटक चुनाव में प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। खुद मायावती भी यहाँ प्रचार करने जा रही हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पंजाब के जलंधर में लोकसभा के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जलंधर में आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े नेता, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दोनों इस वक्त जलंधर में रोड शो कर रहे हैं और भारी भीड़ जो है वो इनके रोड शो में देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी जो है अपने आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं इस रोड शो में मौजूद है। आम आदमी पार्टी लगातार अपने पक्ष में, पार्टी के पक्ष में, अपने उम्मीदवार के पक्ष में जो है वो वोट मांग रही है। आपको बता दें कि आज का जो रोड शो है वो जलंधर के वाल्मीकि चौक से शुरू होकर अलग अलग रोड शो जो पूरे जलंधर शहर में जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। जलंधर से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। बीजेपी का हमला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार जारी है और आज दिल्ली बीजेपी ने इस तरह की वैन्स जो है
उनके मद्देनजर एक कैंपेन लॉन्च किया है। ये है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का कैंपेन, जिसका नाम दिया गया है झूठा कहीं का। और ये वैन्स जो हैं वो दिल्ली की 10 अलग अलग जगहों पर जाएंगी और रोजाना लगभग 4200 शोज किए जाएंगे। आप देख रहे हैं वैन्स में जो है वो ऑडियो वीडियो का प्रॉपर अरेंजमेंट है और उसके द्वारा यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर के कंस्ट्रक्शन को लेकर दिल्ली बीजेपी लगातार हमलावर है, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगातार धरना दिया गया और अब उसी मुद्दे को पूरी दिल्ली में जो है वो लोगों के बीच में ले जाया जाएगा और इसे अब एक कैंपेन की शक्ल दी गई है। इन व्हीकल्स के द्वारा लगभग दिल्ली के 10 जगहों पर 4200 शोज जो है वो रोजाना किए जाएंगे। दिल्ली बीजेपी लगातार अब दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी नहीं, अरविंद केजरीवाल को जो है लगातार उनके खिलाफ निशाना साध रही है और अब ये कैंपेन को माध्यम बनाया गया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। मणिपुर में भड़की हिंसा अब धीरे धीरे शांत हो रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ असम राइफल्स ने पूरी स्थिति को संभाला है और स्थिति संभालने में लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक मणिपुर सरकार ने हिंसा में जान गंवाने वालों का आधिकारिक आंकड़ा भी जारी किया है। बताया जा रहा है कि अलग अलग हिंसा की घटनाओं में 54 लोगों की मौत हुई है। अब तक राज्य में सुरक्षा बलों के 10,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। सरकार ने कहा है कि हिंसा के बीच पहाड़ों पर आधिकारिक 5 उग्रवादियों को मार गिराया है। वहीं चूरनचांदपुर में रिजर्व बटालियन के 2 जवान अलग अलग एनकाउंटर में घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि इनमें से एक एनकाउंटर चूरनचांदपुर के सैतौन में हुआ था। इस बीच असम राइफल्स और राज्य सरकार ने आम लोगों से अपील किया है वो अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो तत्काल इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दे। साथ ही यह भी कहा है कि वायरल वीडियो करने वालों पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लाहौर में खालिस्तान कमांडो फोर्स चीफ की हत्या कर दी गई है। आतंकी परमजीत सिंह पंजवार की हत्या की गई है। आतंकियों ने परमजीत सिंह को गोली मारी है। लाहौर में यह घटना हुई है। खतरनाक आतंकी था परमजीत सिंह। आईएसआई के संरक्षण में आतंकी परमजीत सिंह पंजवार अपना नेटवर्क वहां पे लगातार बढ़ा रहा था और आज ये हैरान करने वाली खबर है। बिल्कुल, और देखिए आतंकी परमजीत सिंह पंजवार की हत्या जाहिर तौर पर कई सवालिया निशान भी खड़ा करेगी और लाहौर में पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस तरीके से परमजीत सिंह की हत्या की, अब उसके बाद, और हालांकि आपको यहाँ पे बताएं कि आईएसआई के संरक्षण में था आतंकी परमजीत सिंह और साथ ही साथ एक खतरनाक अपराधी भी था। लाहौर में खालिस्तान कमांडो फोर्स चीफ की हत्या हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एक आतंकी की हत्या आतंकियों ने ही कर दी, इसलिए बड़ी खबर यहां पे हो जाती है। खतरनाक आतंकी था परमजीत सिंह पंजवार, खालिस्तान से उसका कनेक्शन था, नेटवर्क लगातार बढ़ा रहा था, भारत में भी कई गतिविधियों में शामिल था और आज लाहौर से ये बड़ी खबर, आतंकी परमजीत सिंह पंजवार की हत्या। को लेकर कोलकाता में सभी सरकारी कर्मचारी आज सड़कों पर उतरे हैं और करीबन हजारों की संख्या में यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पे काली घाट के पास में यहाँ पे एक मिছিল कर रहे हैं और महामिছিল के तौर पे ये सड़कों पे उतरे हैं। इनका कहना है कि केंद्र और राज्य के सरकार में डीए काफी अंतर है, करीबन 42% जो केंद्र और राज्य में अंतर है, 3% इनका डीए बढ़ाने के बाद भी 39% अभी तक इनका अंतर है। लगातार यहाँ पे सड़कों पे उतरे हैं और करीबन 100 दिन तक धर्मतल्ला में इनका अनशन चल रहा था, प्रदर्शन कर रहे थे। आज पूरा का पूरा कोलकाता के सड़कों को अचल कर दिया है और साफ तौर पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के घर के पास ये दबाव बनाना चाहते हैं कि जिस तरह से डीए इनका मिलना चाहिए उस तरह का डीए नहीं मिल रहा और इनके तमाम 14 मांगों को लेकर आज सड़कों पे है। वहीं पे स्थायी जो कर्मचारी है उन्हें परमानेंट किया जाए। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी लगातार आज कोलकाता के सड़कों पे उतरे हैं और इनकी मांग है कि जब तक डीए नहीं बढ़ेगा तब तक इनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। द केरला स्टोरी फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का खुद ऐलान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उस जो फिल्म है वो फिल्म में दरअसल
जो दिखाया गया है उसमें लव जिहाद के साथ साथ धर्मांतरण और आतंकवाद की भयावह जो सच्चाई वो दिखाई गई है। इसलिए इस फिल्म को लोगों को देखना चाहिए और इसीलिए इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर टैक्स फ्री करने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि लव जिहाद का कानून बनने के बाद भी उस पर अमल हो नहीं रहा है, लेकिन टैक्स फ्री जरूर फिल्म की जा रही है और इसलिए आज से कि एक एजेंडा बने, चुनाव में इस तरह का फायदा मिले, इसीलिए इस तरह की फिल्म को यहाँ पर टैक्स फ्री करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को जाहिर कर दिया गया कि इस तरह की फिल्में देखकर लोग ना सिर्फ भ्रमित होंगे बल्कि इस बात को में लव जिहाद जैसी जो घटनाएं हैं या फिर जो धर्मांतरण जैसी चीजें इस तरह की फैलाई जाती हैं उसको लेकर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि इस तरह की फिल्म को अगर टैक्स फ्री किया जाता है तो क्या ये वाकई में सही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। रत्नागिरी के बारसू रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर आज सुबह से ही हंगामा रहा। हंगामा इसलिए था क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे बारसू का दौरा करने वाले थे तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि दोनों ही गुटों को वो आमने सामने न आने दे। इसलिए पुलिस ने नारायण राणे के जो दोनों बेटे जो रिफाइनरी के पक्ष में मोर्चा निकाल रहे थे उनको राजापुर में मोर्चा निकालने का परमिशन दिया। वहीं जो उद्धव ठाकरे के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता गए थे, कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक दिया गया और कुछ ही लोगों के साथ उद्धव ठाकरे को बारसू जाने दिया गया, जहां पर उद्धव ठाकरे ने लोगों से बात की, जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोग हैं उनसे बात की और उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर उनकी दिक्कत क्या है। कैमरामैन अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव पर रोक लगा दिया है। बिहार सरकार तुरंत सुनवाई को लेकर कोर्ट में अपील की थी, जिसको लेकर कोर्ट ने अगली तारीख 9 मई मुकर्रर की है। पटना हाई कोर्ट ने 3 जुलाई तक जातीय जनगणना पर रोक लगाते हुए बिहार सरकार को यह साफ कर दिया था कि राज्य सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसके तहत राज्य भर में जातीय जनगणना कराई जाए। कल बिहार सरकार ने कोर्ट में फिर से अपील किया था कि अगर राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है तो फिर इतना विलंब क्यों। पहले पटना हाई कोर्ट ने 3 जुलाई तक तत्काल प्रभाव से जातीय जनगणना पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब 9 मई को इस मामले में अगली सुनवाई होनी तय हुई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मुख्तार अंसारी को डॉन के नाम से लगता है डर। कोर्ट में दाखिल की अर्जी, कहा मेरे नाम के आगे माफिया, डॉन, गुर्गा जैसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए। बाहुबली मुख्तार अंसारी ने विशेष सत्र न्यायाधीश बाराबंकी की कोर्ट में अपने वकील के जरिए एक अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी में मुख्तार अंसारी ने दुष्प्रचार रोकने की अपील की है। कहा मेरे नाम के आगे गुर्गा, माफिया, बाहुबली व डॉन लगाकर बदनाम किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी ने पुलिस के वर्तमान व पूर्व अधिकारी और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर आरोप लगाया है। कहा मीडिया के जरिए मुझे बदनाम किया जा रहा है। मुख्तार ने यह भी लिखा है कि देश के निर्माण में उसकी और उसके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अधिकारी गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग कर मेरे साथियों को लगातार गलत कार्रवाई कर परेशान कर रहे हैं। साथ ही मुख्तार अंसारी ने यह भी लिखा कि मैं कई बार का विधायक रहा हूं। जब मुझे चुनाव मैदान में कोई हरा नहीं पाया तो कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदी मेरा राजनीतिक भविष्य खड़ा करने के लिए कुप्रचार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ के धाम पर न्यूज़ 24 पहुंच चुका है। 25 अप्रैल को इस साल यात्रा की शुरुआत हुई थी, लेकिन यात्रा की शुरुआत होने के तुरंत बाद खराब मौसम की वजह से यात्रा में खलल पड़ा। भारी बारिश, भारी बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से पैदल यात्रियों के बीच में ग्लेशियर टूटने की वजह से कई जगह पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को लगना पड़ा। खराब मौसम ने पैदल यात्रियों का रास्ता रोका, उनके अपने श्रद्धा पर विराम लगा। लेकिन न्यूज़ 24 आपको केदारनाथ धाम लाया है और यात्रा की शुरुआत न्यूज़ 24 कर रहा है। न्यूज़ 24 देखिए आपको किसी फाटा की तस्वीर दिखा रहा है, जहां इस तरह के इस इलाके में तकरीबन 8 से 10 ऐसे हेलीपैड हैं जिसके जरिए यात्री हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा को केदारनाथ धाम मंदिर तक पहुंचते हैं। पांडव के पड़पत्र जन्मेजय ने केदारनाथ धाम का स्थापना किया था, केदारनाथ मंदिर का स्थापना किया था और न्यूज़ 24 आपको वही विहंगम तस्वीर दिखा रहा है। न्यूज़ 24 श्री केदारनाथ धाम के मंदिर परिसर के बिल्कुल ठीक सामने है।
बंगाल में तूफान का खतरा मंडराने के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिसकी वजह से हम आपको बताएं कि इस वक्त मौसम विभाग का ये कहना है कि जो वीकेंड है यानी रविवार और शनिवार, इन 2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पर बूंदाबांदी और थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में जिस तरीके से चक्रवात बन रहा है उसकी वजह से ईस्ट इंडिया में भी काफ़ी मौसम में बदलाव दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ आपको हम बताएं कि तापमान में भी थोड़ी बहुत जो है गिरावट होगी। मई के 5 दिन गुजर गए हैं और देश भर का मौसम अब भी चिलचिलाती गर्मी से दूर है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कुछ राज्यों में टेम्परेचर में बढ़ोतरी ज़रूर होगी, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश होने की संभावना बरकरार है। देश के कुछ इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, तो वहीं कुछ राज्यों पर चक्रवात का असर दिखाई देने की संभावना है। आपको ये बताएं कि मौसम विभाग के अनुसार आज यानी शनिवार 6 मई को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बनेगा। हालांकि राज्यों में अभी इसका असर दिखाई देने की उम्मीद थोड़ी कम है। ये चक्रवात 7 मई को एक निम्न दबाव बन जाएगा और 8 मई यानी सोमवार को डिप्रेशन और गहराएगा। कैमरा पर्सन कमाल हैदर जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। लगातार हादसों का शिकार हो रहे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की उड़ान पर रोक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने सैन्य बलों के लिए एलएस ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगाया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई दुर्घटना के बाद रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक 4 मई को किश्तवाड़ के मारवा इलाके में सेना का एलएस ध्रुव हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर में 2 से 3 लोग सवार थे। 15 मिनट की उड़ान के बाद ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इसका मलबा नदी में जा गिरा था। इस घटना में एक पायलट की जान चली गई थी। जम्मू कश्मीर में हुई हेलीकॉप्टर क्रैश की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार क्रैश हो चुके हैं, जिससे हमारे जवानों की जान चली गई। मार्च महीने की शुरुआत में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में मंडला पहाड़ी के पास भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस घटना में 2 पायलटों की मौत हो गई थी। इससे पहले भी उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इसी को देखते हुए सरकार ने फिलहाल इसकी उड़ान पर रोक लगाया है। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। दुनिया भर की नजर आज ब्रिटेन पर टिकी हुई है, क्योंकि आज ब्रिटेन के नए राजा की ताजपोशी हो रही है। हम बात कर रहे हैं किंग चार्ल्स की, और इस इवेंट में दुनिया भर से खास मेहमान पहुंचे हुए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन इस ताजपोशी के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं वो भी जान लीजिए। जी हाँ, कोई इसे बुजुर्गों का कल्चर बता रहा है, कोई अमीरों का शौक बता रहा है, तो कोई इसे पैसे की बर्बादी कह रहा है। आप जानते हैं कि सितंबर 2022 में क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स राजा बने थे। 6 महीने बाद अब उनकी ताजपोशी हो रही है। इस इवेंट पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। राजशाही का विरोध करने वाले गुट प्रदर्शन कर सकते हैं, इसीलिए कार्यक्रम के दौरान सिक्योरिटी के लिए लंदन में 29,000 पुलिस वाले तैनात रहेंगे। ये कार्यक्रम 10वीं सदी में बने वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। शाही परिवार के सभी राज्याभिषेक इसी चर्च में हुए हैं। वहाँ के आम नागरिक इसे पैसे की फिजूल खर्ची बता रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ब्रिटेन में टाइट की गई है, ताकि किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन ना हो सके और ये ताजपोशी आराम से हो। ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर शुक्रवार को दोहा डायमंड लीग जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया। दरअसल उन्होंने पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर भाला फेंक कर प्रथम स्थान हासिल किया और दूसरे स्थान में चेक गणराज्य के जैकब रहे। वहीं अगर नीरज चोपड़ा के हम व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन 89.94 मीटर है, जो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। नीरज ने 2018 में दोहा डायमंड लीग में 87.43 मीटर भाला फेंका था और वह चौथे स्थान पर रहे थे। नीरज चोपड़ा पिछले साल इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सके थे। वह पिछले साल सितंबर में जूरिक में 2022 ग्रैंड फिनाले जीतने के बाद डायमंड लीग के चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय बने थे। वहीं इस जीत के साथ ही उनको बधाइयों का तांता लग गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके उन्हें बता दिया, प्रधानमंत्री ने भी उनको इस जीत पर बधाई दी। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24। बिहार के भागलपुर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां गुरुवार को एक शादी समारोह में जो कुछ हुआ उससे सभी कोई दंग रह गए। दरअसल यहां पे गाजे बाजे के साथ बारात आई थी, वरमाला हुआ था और उसके बाद हिंदी रीति रिवाज से शादी संपन्न हुई थी। आज सुबह करीब 8 बजे करीब बारात जब शादी सिंदूरदान हो गया, उसके करीब 3 घंटे के बाद दूल्हा फ्रेश हुआ और उसके बाद जैसे ही वो कुर्सी पे बैठा उसे हार्ट अटैक का दौरा आया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद शादी का यह माहौल मातम में बदल गया है।
दरअसल दुल्हा विनीत प्रकाश दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी शादी भागलपुर के आयुषी के साथ संपन्न हुई थी।